बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी enjoying good health by the grace of God. Dear students, I am Majid Imran, your English teacher, and I heartily welcome you on my YouTube channel Majid English Academy. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस इम्पोर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर पर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ये देखें, स्टूडेंट लिखा हुआ है नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, और नीचे लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल फिक्शन और फिक्शनल बायोग्राफी। साइकोलॉजिकल फिक्शन किसको कहते हैं? फिक्शन कहते हैं फर्जी कहानी को, और साइकोलॉजिकल कहते हैं एक शख्स की नफ्सियाती फीलिंग्स बयान करना। यानी जब राइटर किसी करैक्टर की इंटरनल फीलिंग और सेंटिमेंट्स के बारे में लिखता है, यानी एक शख्स के अंदर की दुनिया बयान करता है, मतलब एक करैक्टर के जज्बाती रूहानी एहसासात को बयान करता है, तो इस तरह के नावल को साइकोलॉजिकल फिक्शन कहते हैं। इस नावल में भी राइटर ने मिस्टर चिप्स की अंदर की दुनिया बयान की है, यानी उसकी इंटरनल इमोशनल फीलिंग्स को बयान किया है। चिप्स सारे नावल में अपनी अंदर की दुनिया में कैद रहता है, और उसके दिमाग में हर वक्त उसकी मरहूमा बीवी और ब्रुकफील्ड स्कूल में जो उसका टाइम गुजरा वो छाया रहता है। उसके दिलो दिमाग में उसकी मरहूमा बीवी और ब्रुकफील्ड स्कूल में जो उसने तकरीबन 45 साल का वक्त गुजारा, वो ही उसके दिलो दिमाग पर छाया रहता है पूरे नावल में। चिप्स अपनी मरहूमा बीवी कैथरीन और ब्रुकफील्ड स्कूल से जुड़ी जज्बाती रूहानी वाबस्तगी को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूलता। तो राइटर ने, जेम्स हिल्टन राइटर ने चिप्स की अंदर की दुनिया बयान की है कि उसके अंदर क्या एहसास आता है, क्या फीलिंग है। तो इस तरह के नावल को साइकोलॉजिकल फिक्शन कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, फिक्शनल बायोग्राफी। पहले बायोग्राफी के बारे में सुन लें कि बायोग्राफी किसे कहते हैं। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स की जिंदगी के बारे में किताब लिखे, उसको बायोग्राफी कहते हैं। मसलन मैं आपका टीचर हूँ, आप में से कोई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोई राइटर बन जाता है, तो आप में से कोई मेरे बारे में किताब लिख दे कि सर माजिद इस कॉलेज में पढ़ाया करते थे, फलां एकेडमी में पढ़ाया करते थे, उनके पढ़ाने का स्टाइल ये था, या मेरी ज़िंदगी के और चीज़ों के बारे में भी लिख दे, मेरी पर्सनल लाइफ पे लिख दे कि मेरे हालात व वाक़यात कैसे गुज़रते रहे हैं, जहाँ जहाँ मैंने स्टे किया, तो उसको हम बायोग्राफी कहेंगे। लेकिन यह है फिक्शनल बायोग्राफी, फर्जी बायोग्राफी है ये। मैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेरे बारे में लिखेगा, मैं तो कि रियल करैक्टर हूँ, मैं दुनिया में आया, मैंने टाइम गुजारा, लेकिन जो चिप्स है वो रियल करैक्टर नहीं है, वो एक फर्जी करैक्टर है। तो फर्जी करैक्टर की जिंदगी के बारे में लिखना, उसको हम फिक्शनल बायोग्राफी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 के हमने जो है इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम करने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स करने हैं, वही एग्ज़ाम में आने हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये भी याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन
पूछा जा सकता है डेट्स के हवाले से। तो वैसे भी ना भी पूछें क्वेश्चन तो इससे जो नावल है उसकी जो समरी है उसके बारे में आपको जो है वो ज़्यादा पता चल जाएगा। तो पहला पॉइंट है, मिस्टर चिप्स वॉज बोर्न इन 1848। मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए। आफ्टर completing his graduation from Cambridge University in 1869, he started teaching at Melbury School at the age of 21. मिस्टर चिप्स ने 21 साल की उम्र में बीए किया। कहाँ से किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये डेट लिखी हुई है 1869। और बीए करने के फ़ौरन बाद उन्होंने एक स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। उस स्कूल का नाम था मेलबरी स्कूल। 21 साल की उम्र में, यानी कि बहुत यंग थे। तो लेकिन उन्होंने ये स्कूल 1 साल बाद छोड़ दिया था, मेलबरी स्कूल, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने चिप्स को बहुत तंग किया था। मिस्टर चिप्स से क्लास कंट्रोल भी नहीं हुई और डिसिप्लिन के इशू भी रहे, क्योंकि अभी 21 साल का लड़का था, नई नई जॉब थी, तो एक्सपीरियंस नहीं था। तो लेकिन बच्चों ने भी हद ही कर दी, तो उसने फिर 1 साल बाद ये स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट है जी, इन 1870 ही जॉइंड ब्रोकफील्ड स्कूल। 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रोकफील्ड स्कूल ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ही मैरिड कैथरीन इन 1896 एट द एज ऑफ 48। 1896 में मिस्टर चिप्स की एक लड़की कैथरीन से शादी हुई। मिस्टर चिप्स की उम्र उस वक्त 48 साल थी और उस लड़की की उम्र 25 साल थी। कैथरीन एंड हर न्यूली बोर्न चाइल्ड डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑन April 1st, 1898। यानी कि शादी के 2 साल बाद 1896 में शादी, 1898 में उसकी बीवी और बच्चा दोनों ही मर गए चाइल्ड बर्थ में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1900 मेल्ड्रम द हेडमास्टर ऑफ स्कूल डाइड। 1900 में मेल्ड्रम स्कूल का जो हेडमास्टर था वो मर गया। अच्छा बच्चों, याद रहे कि जब चिप्स ने 1870 में स्कूल में इंटरव्यू के लिए आया था तो ये मेल्ड्रम हेडमास्टर नहीं था, वो हेडमास्टर था वीदरबी हेडमास्टर था। उसने समर वेकेशन में मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया था, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तो मिस्टर चिप्स की सिलेक्शन के बाद उसने कहा था कि जब छुट्टियां ख़त्म हो, न्यू सेशन स्टार्ट हो तो आप आ जाइएगा। लेकिन जब चिप्स स्कूल में वापस गया तो पता चला कि जो हेड मास्टर है वीदरबी, उसकी डेथ हो चुकी है। तो यानी चिप्स वीदरबी से एक दफ़ा ही मिला था। तो 1900 में मेल्ड्रम की डेथ हो गई। मेल्ड्रम ने स्कूल 1870 में ज्वाइन किया था, यानी कि वीदरबी की डेथ के बाद मेल्ड्रम आ गया था 1870 में ही। तो 1900 में इसकी डेथ हुई मेल्ड्रम की। 30 साल तक ये हेडमास्टर रहा ब्रोकफील्ड स्कूल में, लेकिन ये बीमारी की वजह से मर गया। एंड चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रोकफील्ड। एक्टिंग हेड कहते हैं कायम मकाम, आर्जी तौर पर। और चिप्स को, चूंकि ये सीनियर टीचर हो चुका था उस वक्त, तो जब तक नया हेडमास्टर नहीं आना था तो चिप्स को आर्जी तौर पर हेडमास्टर बना दिया गया। देन रॉल्सन, अ यंग मैन ऑफ 37, वाज अपॉइंटेड एज हेडमास्टर ऑफ ब्रोकफील्ड स्कूल। फिर एक नया हेडमास्टर आया, उसका नाम था रॉल्सन। ये 37 का यंग मैन था और ये बहुत हाईली क्वालिफाइड था, लेकिन ये स्ट्रिक्ट भी बहुत था। इसका रवैया टीचर और स्टूडेंट के साथ बहुत अग्रेसिव था, इसलिए ये स्कूल में इतना पसंद भी नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1911 चैट्रिस बिकेम द न्यू हेडमास्टर। यानी कि 1900 में मेल्ड्रम की डेथ हो गई। 1900 में उसकी डेथ के बाद जब चिप्स को थोड़ी अरसे के लिए आर्जी तौर पर हेडमास्टर बनाया गया तो फिर रॉल्सन नया हेडमास्टर आ गया और वो 1911 तक हेडमास्टर रहा। ये जो रॉल्सन है ना, 1900 से लेकर 1911 तक 11 साल ये ब्रोकफील्ड स्कूल में रहा, लेकिन फिर ये ब्रोकफील्ड स्कूल छोड़कर चला गया 1911 में। एक तो इसका मिस्टर चिप्स से झगड़ा हो गया था, वो आगे
डिटेल आएगी उसकी। और दूसरा, उसको एक और अच्छे स्कूल से जॉब की ऑफर आ गई थी, तो इसलिए वो स्कूल छोड़कर चला गया। तो जब 1911 में राल्सन स्कूल छोड़कर चला गया तो चैट्रिस बिकेम द न्यू हेडमास्टर। तो एक नया हेडमास्टर आ गया, उसका नाम था चैट्रिस। ये अच्छी नेचर का बंदा था। इन 1913 चिप्स फेल सीरियसली इल। 1913 में चिप्स काफ़ी बीमार हो गया एंड रिजाइंड फ्रॉम सर्विस एट द एज ऑफ 65, और उसने 65 साल की उम्र में जॉब से रिजाइन कर दिया। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। In 1916 चिप्स rejoined the school on the request of Chatris। 1913 में चिप्स रिटायर हो गया स्कूल से, रिटायरमेंट ले ली। लेकिन 3 साल बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 शुरू हो चुकी थी, तो चैट्रिस जो स्कूल का हेडमास्टर था वो चिप्स के घर आया और उससे रिक्वेस्ट की कि मैं ओवरबर्डन हूँ, जंग भी शुरू हो चुकी है और जो ज़्यादातर स्कूल टीचर हैं वो जंग में हिस्सा लेने के लिए आर्मी के साथ एक्सरसाइज पर चले गए हैं। तो जो मैंने न्यू टीचर भर्ती किए हैं वो उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है, वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप रिटायरमेंट वापस ले लें कुछ अरसे के लिए, जब तक ये वर्ल्ड वार 1 जारी है। तो चिप्स ने खुशी से ये ऑफर कबूल कर ली थी। इन 1917 चैट्रिस फेल इल एंड डाइड। 1917 में चैट्रिस बीमार हो गया और मर गया। चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ द स्कूल फॉर द सेकंड टाइम। चिप्स दूसरी दफ़ा स्कूल का आर्जी हेडमास्टर बन गया, थोड़े अरसे के लिए, 1-2 साल के लिए। इन 1918 चिप्स अगेन फेल सीरियसली इल। 1918 में चिप्स दोबारा काफ़ी बीमार हो गया एंड रिजाइन फ्रॉम सर्विस आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और पहली जंग अजीम के एंड पर उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। चिप्स मेड हिज विल इन 1930। 1930 में चिप्स ने अपनी वसीयत लिखी। मेड विल का मतलब होता है वसीयत लिखना। वसीयत में क्या क्या लिखा था वो अगले चैप्टर में आएगा। इन 1933 मिस्टर चिप्स डाइड। 1933 में चिप्स फोत हो गया 85 साल की उम्र में। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैंने हेडमास्टर्स ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल लिखा हुआ है। तो हेडमास्टर के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने कहा उनकी लिस्ट लिख दूँ। पूरे नावल में 5 हेडमास्टर्स का जिक्र हुआ है, तो उनके मैंने नाम लिखे हैं। पहला है विथरबी। विथरबी पहला हेडमास्टर था जब चिप्स जॉब के लिए ब्रुकफील्ड स्कूल में आया था। तो इसने, विथरबी ने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया था, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में। ही टुक जॉब इंटरव्यू ऑफ चिप्स इन 1870। 1870 में उसने चिप्स का जॉब इंटरव्यू लिया था। तो जब ये मर गया, क्योंकि इसने चिप्स का इंटरव्यू किया था समर वेकेशन में, तो समर वेकेशन के बाद जब चिप्स न्यू सेशन जब स्टार्ट हुआ, जॉब पर गया पहले दिन, तो पता चला कि इसके विथरबी के समर वेकेशन के दौरान ही डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेल्ड्रम था जो हेडमास्टर आया था। आफ्टर द डेथ ऑफ विथरबी ही वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल। विथरबी की डेथ के बाद मेल्ड्रम स्कूल का हेडमास्टर था। ही सर्व्ड फॉर 30 ईयर। वो 30 साल तक सर्व किया उसने स्कूल में। ही डाइड ड्यू टू निमोनिया। वो निमोनिया की वजह से मर गया। उसके बाद राल्सन आया। ही वॉज हेडमास्टर ऑफ द स्कूल आफ्टर मेल्ड्रम। मेल्ड्रम के बाद राल्सन आया स्कूल में हेडमास्टर। ही वॉज हाईली एजुकेटेड बट अ स्ट्रिक्ट पर्सन। वो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन जितना पढ़ा लिखा था उतना ही रूड था। उसका रवैया टीचर्स के साथ, खुसूसी टीचर के साथ काफ़ी रूड था। ही लेफ्ट ब्रुकफील्ड इन 1911। 1911 में उसने ब्रुकफील्ड स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसको एक अच्छे स्कूल से ऑफर आ गई थी। वैसे भी ये जाना, खुद भी जाना चाहता था, क्योंकि मिस्टर चिप्स के साथ झगड़े के बाद, क्योंकि सब ने मिस्टर चिप्स की साइड ली थी, तो ये इंसल्ट फील करता था। तो ये खुद भी जाना चाहता था और इसका सबब बन गया कि किसी और स्कूल से जॉब की ऑफर आ गई, तो इसने जाने में फिर बहुत जल्दी की और निकल गया, कहता है बाय बाय।
Next is Chatras. He was headmaster of Brookfield from 1911 to 1917. Chatras 1911 से लेकर 1917 तक ब्रोकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर रहा. ही डाइड ड्यू टू डायबिटीज, ये शुगर की वजह से मर गया. Cartwright, he was the headmaster of Brookfield School after Chatras. Chatras के बाद ये स्कूल का हेडमास्टर था. He joined Brookfield in 1919. तो बेटा ये जो पहला हेडमास्टर है ना, वीदरबी और कॉर्टराइट, इनके साथ मिस्टर चिप्स का टाइम नहीं गुजरा. मतलब वीदरबी जो था, जब चिप्स का पहला दिन था जॉब पर, जब वो गया तो पता चला कि उसकी तो डेथ हो गई है. बस इंटरव्यू इसने किया था, उसके बाद दोबारा देखना उसको नसीब नहीं हुआ. जो कॉर्टराइट था, इसका नावल के एंड पे जाके जिक्र है कि जब चिप्स की डेथ का टाइम था, तो चिप्स मरने के करीब था, तो उसके आसपास चंद लोग खड़े थे, उसमें कार्टराइट भी खड़ा था. तो कार्टराइट के साथ और विथरबी के साथ चिप्स का टाइम नहीं गुजरा, क्योंकि कार्टराइट के दौर में तो ये रिटायरमेंट ले चुका था, और विथरबी इंटरव्यू के बाद जब वो गया तो पता चला कि ये मर गया. लेकिन ये जो 2, 3 और 4 हेड मास्टर है ना, इनके साथ उसका ब्रोकफील्ड स्कूल में टाइम गुजरा है, क्योंकि इस दौरान मिस्टर चिप्स जॉब करता था ब्रोकफील्ड स्कूल में. तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर चिप्स. तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले ये सेंट्रल कैरेक्टर है नावल का, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मेन पॉइंट्स. फर्स्ट है, मिस्टर चिप्स इज अ फिक्शनल कैरेक्टर. ये एक फर्जी किरदार है. ये रियल लाइफ में ये कैरेक्टर नहीं आया, ये एक फर्जी किरदार है. ही इज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर इन द नावल. नावल में उसको एक रिटायर्ड स्कूल टीचर दिखाया गया है. ये देखें, उसकी ओल्ड एज की पिक्चर लगी हुई है, 85 ईयर ओल्ड की पिक्चर लगी हुई है. तो ये रियल पिक्चर नहीं है. इस नावल पर जो मूवी बनी है, मूवी में से ये पिक्चर ली गई है. हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग, बट हिज स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम मिस्टर चिप्स. उसका असल नाम तो मिस्टर चिपिंग था, लेकिन स्टूडेंट्स ने प्यार से उनको चिप्स कहना शुरू कर दिया. किसी 1-2 स्टूडेंट्स ने या टीचर ने कहा होगा, फिर वहीं से उनका नाम मिस्टर चिप्स मशहूर हो गया. असल नेम क्या था? मिस्टर चिपिंग. He was simply a graduate from Cambridge. His degree was mediocre. Mediocre कहते हैं दरमियानी सी. उनकी डिग्री दरमियानी सी थी, यानी कि सिंपल बीए किया हुआ था. कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. He taught Latin and Greek languages and Roman history. वो स्कूल में क्या पढ़ाया करते थे? लातीनी और यूनानी ज़बानें और रोम की हिस्ट्री, रोम की तारीख. बट ही वॉज अ कैपेबल टीचर एंड लव्ड हिज प्रोफेशन. डिग्री तो बेशक उनकी दरमियानी सी थी, सिंपल बीए था, लेकिन वो एक काबिल टीचर था और अपने प्रोफेशन से लव करता था. इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन मेहनती बहुत था. ही वॉज डिवोटेड टू हिज स्टूडेंट्स एंड टीचिंग. वो अपने स्टूडेंट्स और टीचिंग के साथ बहुत डिवोटेड था, यानी कि बहुत लगन से काम करता था. ही इज लाइक्ड एंड लव्ड बाय स्टूडेंट्स एंड कॉलीग्स. स्टूडेंट्स और उसके जो साथी थे कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, वो उसको पसंद करते थे और उसका प्यार भी उससे करते थे. ही वॉज अ कंजर्वेटिव पर्सन. वो पुराने ख्यालात का मालिक था. कंजर्वेटिव, कदामत पसंद, पुराने ख्यालात का मालिक. बट ही गॉट मैरिड विद अ मॉडर्न गर्ल. लेकिन शादी उसकी एक मॉडर्न गर्ल से हो गई. एट द टाइम ऑफ मैरिज ही वॉज 48 ईयर ओल्ड एंड हिज वाइफ 25 ईयर ओल्ड. शादी के वक्त चिप्स की उम्र 48 थी और उसकी बीबी की 25. Despite this age difference, their marriage was a great success. उम्र के इस डिफरेंस के बावजूद, काफ़ी डिफरेंस था, 23 साल का डिफरेंस था, लेकिन
फिर भी दोनों मियाँ बीवी में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी और उनकी शादी बड़ी कामयाब रही। बिफोर मैरिज चिप्स वॉज अ ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। शादी से पहले चिप्स एक खुश्क तबीयत का और अलग थलग रहने वाला इंसान था। ड्राई कहेंगे खुश्क तबीयत, और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन यानी कि अलग थलग रहने वाला, तन्हाई पसंद। बट कैथरीन चेंज हिम एंड मेड हिम अ न्यू मैन। लेकिन शादी के बाद कैथरीन ने उसको चेंज कर दिया और वो एक नया इंसान बन गया। नया इंसान से बात ये कि उसकी थिंकिंग्स, उसके वे ऑफ लाइफ, उसकी टीचिंग टेक्निक्स, उसका मेल जोल स्टूडेंट से टीचर्स, उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई। ही गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हिज माइंड बिकेम शार्प। उसमें खुद एतमादी आ गई और उसका जहन भी तेज हो गया। कैथरीन ने उसको टिप्स दी थी, तो वो टिप्स आगे आएंगे अगले चैप्टर्स में, तो वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। हिज ड्रेस, मैनर्स, डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो इम्प्रूव्ड। कैथरीन ने उसको ऐसे ऐसे मशवरे दिए, ऐसी ऐसी एडवाइस की कि उसका ड्रेस, मैनर, डिसिप्लिन, सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक की हिस्स वो भी बढ़ गई या बेहतर हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन ही वॉज मच ग्रीव्ड एंड बिगेन टू ग्रो ओल्ड। कैथरीन की डेथ के बाद वो बहुत गमज़दा रहना शुरू हो गया और बूढ़ा होना शुरू हो गया। हालांकि जब उसकी शादी 48 ईयर्स का था, तो 48 बजाते खुद एक काफ़ी पुख्ता उम्र है, लेकिन ये इतना बूढ़ा नज़र नहीं आता था। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि इंडियन मूवी में शाहरुख खान, सलमान खान 50 प्लस हो चुके हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बूढ़े लगते नहीं, इसलिए तो वो हीरो अभी तक कास्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब बीवी मर गई, साथ नौमलूद बच्चा भी मर गया चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो इतना गमज़दा रहना शुरू हो गया कि लोगों ने कहा कि अब चिप्स बूढ़ा होना शुरू हुआ है, इसके चेहरे पर बुढ़ापे के सार नमूदार होना शुरू हो गए गम की वजह से। हिज माइंड वॉज ऑलवेज फिल्ड विद मेमोरीज ऑफ हिज डेड वाइफ कैथरीन। उसके जहन में हमेशा उसकी मरहुमा बीवी कैथरीन, उसकी यादें हमेशा छाई रहती थी। यानी कि जब कैथरीन की डेथ हुई है, ये 50 साल का था, 50 साल से लेकर 85 साल तक, कितने साल बनते हैं, तकरीबन 35 ईयर, 35 साल तक ये बीवी को याद करता रहा। He dies dreaming of the thousand of boys he had taught। जब ये मर रहा था तो इस पर गनूदगी सी तारी थी, तो उस गनूदगी में बीवी तो उसने याद करनी ही करनी थी, लेकिन गनूदगी में जो हज़ारों स्टूडेंट वो पढ़ा चुका था, मरते वक्त गनूदगी में उनके चेहरे भी इसकी नज़रों के सामने आना शुरू हो गए कि फ़लाँ बच्चा मुझसे पढ़ता था, फ़लाँ ईयर में ये बच्चा मुझसे पढ़ता था, ये स्टूडेंट थे। तो इस तरह वो उनके चेहरे जहन में उसके आगे मरने से पहले, और इस तरह स्टूडेंट्स को याद करता करता ही वो इस दुनिया से चला गया। तो अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और कैथरीन के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। Character sketch of Catherine Bridges। Catherine was a young, beautiful and intelligent girl of 25। खूबसूरत भी थी, यंग भी थी और ज़हीन भी बहुत थी, 25 साल की थी। शी वॉज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब। गवर्नेंस कहते हैं, टीचर को ही कहते हैं, लेकिन वो टीचर जो रिच फैमिलीज़ के घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाती हो और रहाइश भी उसकी वहीं पर हो, लेकिन आउट ऑफ जॉब थी, जॉब नहीं करती थी। वैसे इसने ये गवर्नेंस का डिप्लोमा या डिग्री हासिल की हुई थी। मिसेस चिप्स केम अक्रॉस हर ड्यूरिंग हिज विजिट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। केम अक्रॉस का मतलब होता है मुलाकात हो जाना। लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में एक पहाड़ी इलाका है, जिस तरह हमारे यहाँ वादी नारान, कागान, सवात या मरी है, यानी जिसमें
झीलें भी हों, पहाड़ भी हों, मौसम भी प्यारा हो, जंगलात भी हों। तो इंग्लैंड में भी एक जगह ऐसी है, उसका नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर लोग काफ़ी सैर करने के लिए आते हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मरी में भी होता है। तो वहाँ पर एक पहाड़ था ग्रेट गैबल, आगे लेसन में उसका जिक्र आएगा। तो ग्रेट गैबल के पहाड़ पर चिप्स भी चढ़ा हुआ था, कैथरीन भी चढ़ी हुई थी, और पहाड़ के ऊपर उनकी मुलाकात होगी। कैसे हुई अगले चैप्टर्स में आ जाएगा। Before meeting her, Chips had never shown any interest in feminine charms and marriage. कैथरीन से मिलने से पहले चिप्स की फेमिनिन कहते हैं नस्वानी, चार्म्स कहते हैं हुस्न, इनके औरतों के हुस्न या मैरिज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट हर इम्प्रेसिव मैनर्स वन चिप्स हार्ट, लेकिन हर किसको कहा गया, कैथरीन को। लेकिन कैथरीन के मैनर्स इतने अच्छे थे कि चिप्स उनसे इम्प्रेस हो गया, और चिप्स ने चिप्स वन चिप्स हार्ट, और चिप्स का दिल जीत लिया कैथरीन के अच्छे मैनर्स ने। शी वॉज सोशल एंड लिबरल। सोशल कहते हैं फ्रेंडली को, मिलनसार को, जो सोसाइटी में रहते हुए दूसरे लोगों को फ्रेंडली ट्रीट करता हो, अच्छा हो नेचर का, उसको सोशल कहते हैं। एंड लिबरल, और लिबरल आज़ाद ख्याल भी थी। शी बिकेम अ यूजफुल एडवाइजर टू चिप्स। शादी के बाद वो चिप्स के लिए एक बहुत मुफीद एडवाइज़र बन गई, यानी कि चिप्स को बड़ी मुफीद तजावीज़ दिया करती थी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात के बारे में। इनका जिक्र भी अगले लेसन में आ जाएगा। शी लाइक द रेवोल्यूशनरी ideas of the writer like Bernard Shaw, Ibsen and William Morris. रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है इनकलाबी आइडियाज, नए आइडियाज। ये राइटर थे उस वक्त बर्नार्ड शा, इब्सन एंड विलियम मॉरिस। ये तीनों राइटर औरतों के हकूक के बारे में, औरतों की आज़ादी के बारे में लिखते थे। तो कैथरीन को ये तीनों राइटर बड़े पसंद थे, क्योंकि वो जो दौर था ना, वो क्वीन विक्टोरिया का दौर है, मलका विक्टोरिया का दौर है, जिस दौर में चिप्स को और कैथरीन को दिखाया गया है। बेशक ये फर्जी करैक्टर्स हैं, लेकिन राइटर ने नावल में कुछ इवेंट्स और कुछ प्लेसेस को रियल दिखाया है जो कि इंग्लैंड में हैं। तो ये राइटर भी रियल थे, उस वक़्त लिखा करते थे। तो कैथरीन इन राइटर को पढ़ा करती थी, क्योंकि ये औरतों की आज़ादी और औरतों के हकूक़ के बारे में लिखा करते थे। जो वो दौर चल रहा था ना, क्वीन विक्टोरिया का, मलका विक्टोरिया का दौर, उसमें औरतों की इतनी आज़ादी नहीं थी। ना तालीम ज़्यादा लेने की इजाज़त थी, ना यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले की इजाज़त थी, ना जॉब की इजाज़त थी, ना वोट कास्ट करने की इजाज़त थी। तो जब बर्नार्ड शा, इब्सन और विलियम मॉरिस जैसे राइटर ने औरतों के हक़ में लिखना शुरू कर दिया, तो बहुत सी ख़वातीन ने इन राइटर को पसंद किया, और कैथरीन को भी दिखाया गया है कि कैथरीन भी इन राइटर्स को पसंद करती थी। शी वॉज इन फेवर ऑफ इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। इक्वालिटी कहते हैं बराबरी को, फर्टर्निटी कहते हैं भाईचारे को, ब्रदरहुड, फ्रीडम ऑफ वुमेन। वो कहती थी कि भाईचारा होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, और औरतों को फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। शी वॉज इन फेवर ऑफ वुमेन्स राइट ऑफ वोटिंग एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कैथरीन औरतों के वोट के हक में थी कि औरतों को भी वोट डालने का हक मिलना चाहिए, और औरतों को भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का हक होना चाहिए। She was a daring and modern woman and knew the art of persuasion. Persuasion कहते हैं कायल करना। वो एक बहादुर लड़की थी और मॉडर्न भी थी, और वो फन जानती थी कि दूसरे को कायल कैसे करना है। बड़ी आर्गुमेंटेटिव और लॉजिकल डिस्कशन किया करती थी। वो किस तरह कायल किया करती थी दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए, वो अगले चैप्टर्स में आ जाएगा। She was fond of climbing hills and riding bicycles. फोन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना। वो पहाड़ या पहाड़ियाँ चढ़ने की बड़ी शौकीन थी।
और बाईसाइकिल चलाने की भी बड़ी शौकीन थी। उस दौर में लड़कियों को, औरतों को साइकिल चलाना बुरी निगाह से देखा जाता था। मसलन अभी हमारे हमारी सोसाइटी की मिसाल लगा लें कि हमारे मोहल्ले में कोई लड़की जवान बाइक पर जा रही हो तो सब घूर घूर कर देखते हैं कि ये क्या। तो उस दौर में अगर कोई लड़की साइकिल चलाती थी तो उसको घूरियाँ डालते थे, लेकिन कैथरीन कहती जिसने घूरी डालनी डाले, मैंने तो साइकिल चलानी। आज़ाद ख्याल थे, लेकिन अच्छी बहुत थी। आफ्टर मैरिज शी मेड चिप्स अ न्यू मैन एंड ब्रॉडन्ड हिज व्यूज। शादी के बाद उसने चिप्स को एक नया इंसान बना दिया, यानी कि नई सोच वाला, और उसकी सोच को और उसकी बसीरत को ब्रॉड किया, यानी कि वसी किया, बड़ा किया। बिफोर मैरिज चिप्स वॉज ऑनर्ड ओबेड बाय एवरीवन बट नॉट लव्ड। शादी से पहले हर कोई चिप्स की इज्जत करता था, उसका हुक्म भी मानता था, लेकिन लव कोई नहीं करता था चिप्स से, क्योंकि चिप्स एक खुश्क तबीयत का इंसान था, अलग थलग रहने वाला। स्टूडेंट के साथ भी वो जो उसकी डीलिंग थी वो स्ट्रिक्ट थी। वो स्टूडेंट को बात बात पर डांट दिया करता था, छोटी छोटी बात पर। तो बच्चे ख़ास तौर पर उसकी इज्जत तो करते थे, हुक्म भी मानते थे, डर कर, लेकिन लव से नहीं। लेकिन कैथरीन ने उसको ऐसी टिप्स दी, उसको ऐसी एडवाइस दी कि चिप्स ने उन एडवाइस पर अमल किया और बच्चे और दूसरे लोग उससे मोहब्बत करना भी शुरू हो गए कि ये तो बहुत अच्छे सर हैं, कमाल के सर हैं। बट आफ्टर हिज मैरिज विद कैथरीन पीपल बिगेन टू लव हिम ड्यू टू ग्रेट चेंज इन हिम। लेकिन कैथरीन के साथ शादी के बाद जो चेंज उसके अंदर आई, उस चेंज की वजह से अब उसने खुश्क तबीयत का इंसान रहना छोड़ दिया। स्टूडेंट से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलना, जिंदा दिली से मिलना, स्टूडेंट को कभी कभी कोई मजाक कर देना, लतीफ़ा सुना देना, तो स्टूडेंट उससे लव करने लग गए कि सर तो बहुत अच्छे हैं। शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर एट ब्रोकफील्ड। कैथरीन ब्रोकफील्ड स्कूल के टीचर और स्टूडेंट में बहुत पॉपुलर थी, बहुत इसको पसंद किया गया। She died on April 1st, 1898 during childbirth. 1 अप्रैल 1898 में चाइल्ड बर्थ के दौरान कैथरीन की डेथ हो गई। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 समरी। तो स्टूडेंट चैप्टर 1 की समरी जो है उसके मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो जो चैप्टर 1 का टेक्स्ट है बुक में वो मैंने नहीं पढ़ाना, क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी है और वैसे भी उसमें ट्रांसलेशन तो आनी नहीं है। लेकिन मैंने आपको इतनी तफसील से ये पढ़ा देना है कि जब आप खुद वो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन की समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने रेड पे मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। चैप्टर 1 में मेन चीज़ें ये हैं जो अब हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है रिटायर्ड स्कूल टीचर। चैप्टर 1 में मिस्टर चिप्स को एक रिटायर्ड स्कूल टीचर दिखाया गया है, लिविंग एट मिसेस विकेट जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। और वो मिसेस विकेट के घर रह रहा है स्कूल के सामने। मिसेस विकेट भी ब्रोकफील्ड स्कूल में जॉब कर चुकी थी, तो वो उसका स्कूल के सामने घर था। तो उसके एक कमरे को चिप्स ने किराए पर लिया हुआ था। 85 ईयर ओल्ड। चैप्टर 1 में मिस्टर चिप्स को 85 साल का दिखाया गया और इसी साल इसकी डेथ हो जाती है। 85 साल का दिखाया गया उसको। आगे है जी वेथरबी के बारे में चैप्टर 1 में बताया गया है, जिसने चिप्स का जॉब इंटरव्यू किया था और फिर उसने चिप्स को एडवाइस भी की थी कि बेटा तुम बहुत यंग हो, तुम मेलबरी स्कूल छोड़कर आए हो, मुझे पता है कि वहाँ पर तुम्हारा डिसिप्लिन का इशू रहा है, बच्चों को
तुम और क्लास को कंट्रोल नहीं कर सके, तो यहाँ पर शुरू से ही सख्त रवैया रखना, बच्चों को ज़्यादा फ्रैंक ना करना ताकि कोई डिसिप्लिन का इशू ना बने। फिर डॉक्टर मैरीवेल के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ये चिप्स का फ्रेंड भी है और डॉक्टर भी है। और खॉली के मतलब बताया गया, खॉली एक स्टूडेंट था चिप्स का जिसने क्लास में शरारत की थी और चिप्स ने इसको सजा दी थी। तो अब नीचे लिखा हुआ, मिस्टर चिप्स वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर, वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था। ही वॉज लिविंग एट मिसेस विक्ट हाउस फॉर मोर देन 10 ईयर, वो तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया था वो मिसेस विक्ट के घर किराए पर रह रहा था, स्कूल के सामने, रिटायरमेंट के बाद। ही हैड scheduled his life in accordance with the bells of Brookfield schools। scheduled का मतलब होता है टाइम टेबल बनाना, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब के मुताबिक। उसने ब्रुकफील्ड स्कूल की जो बेल्स थी, जो घंटियाँ बजती थीं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी का टाइम टेबल बनाया हुआ था कि फ़लाँ बेल हुई है तो मैंने चाय पीनी है, ब्रेक की बेल हुई है तो मैंने सोना है, कॉल ओवर यानी कि हाज़िरी की बेल हुई है तो मैंने फ़लाँ काम करना है। क्योंकि 45 साल वहाँ पर गुजारे थे तो वो क्लॉक का टाइम नहीं देखता था, क्लॉक का ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम लेसन में आया है चैप्टर 1 में, यानी कि क्लॉक टाइम जो घरों में कमरों पे लगा होता है, वॉच टाइम जो रिस्ट वॉच होती है, वो टाइम नहीं देखता था। बस स्कूल की घंटी बजती थी तो कहता था कि अब मैंने ये काम करना है, वो करना है। इस तरह उसने अपनी ज़िंदगी जो है शेड्यूल्ड की हुई थी। ही हैड ग्रेट मेमोरी, उसकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त थी। 85 साल का ओल्ड मैन था लेकिन उसको बहुत पुराने वाक़यात भी याद थे। ही कुड रिमेंबर द टाइम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उसको वो टाइम भी याद था जब वो बच्चा था, छोटा सा, जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, जिसने अभी चलना ही शुरू किया था, कोई 2 ढाई 3 साल का। एंड वाज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन, और उसको एक ग्रेट एग्जीबिशन में लेकर जाया गया था। ग्रेट एग्जीबिशन रियल में हुई है इंग्लैंड में। तो ये एक सनती नुमाइश थी। तो इस सनती नुमाइश में बहुत से लोग इंग्लैंड से भी और इंग्लैंड से बाहर से भी उस नुमाइश में आए थे। तो चिप्स को वो वक्त भी याद था, वो जब उसने चलना शुरू किया था 2-3 साल का और उसको उस नुमाइश में लेकर जाया गया था, तो चिप्स को वो वक्त भी याद था। देखें कितनी ग्रेट मेमोरी है। हमें तो अपने 2 या 3 साल के वाक़यात नहीं याद। ही कुड रिमेंबर वेथरबी, उसको वेथरबी जो पहला हेडमास्टर था जिसने इसका इंटरव्यू किया था, वो भी उसको याद था। हिज एडवाइस, उसकी नसीहत एंड जॉब इंटरव्यू एट ब्रोकफील्ड स्कूल व्हेन ही वाज 22 ईयर ओल्ड। 22 साल की उम्र में जब इसने ब्रोकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया था तो वेथरबी हेडमास्टर था, उसने इसका इंटरव्यू किया था और उसको नसीहत भी की थी, तो वो भी उसको याद थे। बिफोर ज्वाइनिंग ब्रोकफील्ड ही हैड सर्व्ड फॉर अ ईयर एट मेलब्रे स्कूल। ब्रोकफील्ड स्कूल ज्वाइन करने से पहले मेलब्रे स्कूल में वो 1 साल पढ़ा चुका था, लेकिन छोड़ दिया वो स्कूल क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने उसको बहुत तंग किया। ही कुड नॉट फॉरगेट द ट्रायल ऑफ टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रोकफील्ड स्कूल। ट्रायल कहते हैं आजमाइश, मुश्किल वक्त। ब्रोकफील्ड स्कूल में अपनी पहली क्लास जो उसने ली थी, उस में जो उसने डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया था वो भी नहीं वो भुला सका। इसके बारे में आगे आएगा कि क्या हुआ था पहली क्लास में। In his first class at Brookfield, a boy named Collie made a mischief and Chips punished him. ब्रोकफील्ड स्कूल में जब उसका पहला दिन था और पहली ही क्लास थी, तो एक लड़के जिसका नाम कॉली था उसने एक शरारत की और चिप्स ने उसको सजा दी। डॉक्टर मैरीवेल विजिटेड चिप्स एवरी नाइट फॉर हिज चेकअप। डॉक्टर मैरीवेल इसका दोस्त था और वो हर 2 हफ्ते के बाद, फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्ते, वो हर 2 हफ्ते उसके चेकअप के लिए उसके यहाँ आता था। तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, असल काम अब शुरू हुआ है। पहले ज़्यादातर जनरल नॉलेज बेस्ड थिंग्स थी। इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स ये आपको 4 नंबर के आते हैं मिस्टर चिप्स में से। तो ये जो रेड वाले हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो रेड नहीं है छोड़ने, वो भी नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चिप्स रेड अ डिटेक्टिव नावल बिफोर स्लीप। मिस्टर चिप्स सोने से पहले जासूसी नावल पढ़ा करता था, डिटेक्टिव जासूसी नावल। तो डिटेक्टिव के सिनोनिम्स हैं सीक्रेट, स्पाई, इन्वेस्टिगेटिव। चिप्स हैड अ विविड रिकलेक्शन ऑफ वेथरबी। वेथरबी हेडमास्टर जिसने इसका जॉब इंटरव्यू किया था। विविड कहते हैं वाजे को, रिकलेक्शन कहते हैं याद या यादें। मिस्टर चिप्स को जो उसका जॉब इंटरव्यू था वेदर बी के साथ, उसकी यादें बड़ी वाज़ेह थी, यानी कि 85 साल की उम्र में भी उसको वो वाक़या याद था जब वो 22 साल की उम्र का लड़का था और जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। तो रिकलेक्शन के सिनोनिम्स हैं मेमोरी, रिमेम्बरेंस और रेमिनिसेंस। ये सेकंड सेंटेंस फिर लिखा गया है, यहाँ से रिकलेक्शन है वर्ड और यहाँ से वो विविड भी ले सकता है पेपर में। चिप्स हैड विविड रिकलेक्शन ऑफ वेथरबी। विविड कहते हैं वाजे, क्लियर, क्लियर, ऑब्वियस और ग्राफिक। ही रिमेंबर्ड द डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी का मतलब फर्स्ट, पहला, उसको वो दिन याद था जब उसका फर्स्ट डे था और उसका जो पहला इंटरव्यू हुआ था ब्रोकफील्ड स्कूल में, उसको वो दिन याद था। तो प्रीलिमिनरी का मतलब है फर्स्ट या इंट्रोडक्टरी या इनिशियल। नंबर 5, इट वॉज क्लियर दैट द थिंग्स वर सो क्लियर इन चिप्स माइंड। राइटर कहता है बड़ी अजीब बात थी कि इस एज में भी, यानी कि 85 साल की उम्र में भी उसको चीज़ें इतनी क्लियर थी, इतनी चीज़ें उसके जहन में थी, याददाश्त उसकी बड़ी अच्छी थी। क्लियर का मतलब अजीब, स्ट्रेंज, ऑड या अनयूजुअल। चिप्स वॉज सफरिंग फ्रॉम एनोडोमनी। एनोडोमनी वैसे तो AD को कहते हैं, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जिस साल हज़रत ईसा पैदा हुए। मसलन अब 2021 चल रहा है, तो हज़रत ईसा को पैदा हुए 2021 साल पहले हज़रत ईसा पैदा हुए थे, और उससे पहले वाले अरसे को BC कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। तो वैसे तो AD का ये मतलब है, लेकिन राइटर ने इसको एज अ ओल्ड एज लिया है। इस लैटिन फ्रेज को, या लतीनी फ्रेज है या लैटिन वर्ड्स कह लें, इसको राइटर ने एज अ ओल्ड एज लिया है। चिप्स आर सफरिंग फ्रॉम एनोडोमनी। चिप्स को बुढ़ापे की बीमारी थी और कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर उसका कहा करता था कि तुम इतने बूढ़े होकर भी फिट हो और तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस बुढ़ापा है। बुढ़ापा बताते खुद एक बीमारी है, वैसे तुम्हें कोई बीमारी नहीं। एनोडोमनी, ओल्ड एज, डॉटेज या सैनिलिटी को भी कहते हैं। 7 है, बिग हॉल वाज फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस। जब चिप्स अपनी पहली क्लास लेने गया था ब्रोकफील्ड स्कूल में, तो हॉल फुल था, 500 के करीब बच्चे बैठे हुए थे। बारबेरियन कहते हैं वैशी को, जंगली को, और लस्टी कहते हैं ताकतवर को। विगरस, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, ये सेंटेंस फिर लिया गया है क्योंकि पहले लस्टी था, अब वो पेपर में बारबेरियंस भी ले सकता है। बिग हॉल वॉज फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस। तो चिप्स को वो बच्चे ऐसे नज़र आ रहे थे कि जैसे वो बड़े ताकतवर, हट्टे कट्टे, मोटे ताजे वैशी मुझ पर हमला कर देंगे। तो बारबेरियन का मतलब है सेवज, क्रूअल या अनसिविलाइज्ड। टेकिंग फर्स्ट क्लास वाज अ ट्रिमेंडस ऑर्डियल फॉर चिप्स। पहली क्लास लेना चिप्स के लिए एक बहुत बड़ी, ट्रिमेंडस का मतलब ह्यूज, ग्रेट, ऑर्डियल आजमाइश या डिफिकल्ट टाइम को कहते हैं। तो ऑर्डियल के सिनोनिम में ट्रायल, टेस्ट, पेनफुल एक्सपीरियंस या हार्डशिप। टेकिंग फर्स्ट क्लास वाज अ ट्रिमेंडस ऑर्डियल फॉर चिप्स। फिर ये सेंटेंस लिया गया, यहाँ पर वो ऑर्डियल लिया गया वर्ड, यहाँ पर ट्रिमेंडस। तो ट्रिमेंडस का मतलब है बहुत बड़ा, ह्यूज, बिग या ग्रेट। द बॉयज लुक लाइक रफियन। वो जो बिग हॉल था जिसमें बच्चे 500 के करीब बैठे हुए थे और चिप्स की फर्स्ट क्लास थी, वो पहला पीरियड था, पहली क्लास थी, तो बच्चे उसको रफियन नज़र आए, बड़े। रफियन वैसे बदमाश को कहते हैं, बैड को भी कहते हैं, गुंडे को भी कहते हैं, रास्कल, रॉग, हुलिगन, स्कॉन्ड्रल, विलन। Meeting the new teacher was a fun for the boys.
नए टीचर को तंग करना बच्चों के लिए एक फन था। तो बेटिंग का मतलब होता है तंग करना, टीजिंग, बोदरिंग, टॉर्मेंटिंग या हरासिंग। The boys seem to be ready to pounce on him as their legitimate prey. Legitimate prey कहते हैं कानूनी शिकार। बच्चे तैयार दिखाई दे रहे थे और उस पर हमला करने के लिए वो उस पर हमला करना अपना कानूनी हक या कानूनी शिकार समझते थे। यानी कि चिप्स की बात हो रही है कि जब वो क्लास में गया, 500 के करीब बच्चे थे और वो चिप्स की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उछल कर हमला कर देंगे। पाउंस का मतलब था जंप लगाना, जंप, अटैक या लीप। द स्काउल ही assumed to cover his inward nervousness. चिप्स 500 की क्लास देखकर तो फुल घबरा गया, अंदरूनी तौर पर वो नर्वस हो गया, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी परेशानी और घबराहट पर काबू पाने के लिए अपने माथे पर तेवरी चढ़ाई, यानी कि माथे पर बल डाले, गुस्सा दिखाया कि मैं गुस्से वाला टीचर हूँ, मुझे इजी ना लेना। तो स्काउल का मतलब है फ्राउन, ग्लोर या एंग्री लुक। A chubby little fellow made a brilliant century. चबी कहते हैं मोटे ताजे को। तो जब चिप्स इंटरव्यू देने के लिए आया था तो ग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा था, ब्रोकफील्ड स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा था। तो चिप्स को याद था, चिप्स ने वो मैच देखा था थोड़ा सा, तो एक मोटे लड़के ने ब्रोकफील्ड स्कूल की जो मुखालिफ टीम खेल रही थी, बार्नहर्स्ट स्कूल था, उसके एक मोटे से लड़के ने ब्रोकफील्ड स्कूल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। तो चिप्स को वो दिन भी याद था, इंटरव्यू वाला दिन। छवि, फैट, प्लम्प, फ्लैशी जिस पर गोश्त चढ़ा हो, या ओवरवेट। Decent little beggars individually but as a mob just pitiless and implacable. वो जो क्लास थी, हॉल में 500 बच्चे बैठे हुए थे। चिप्स ने सोचा कि ये अकेले अकेले, इंडिविजुअली अकेले अकेले तो ये बड़े डिसेंट से लग रहे हैं, और बैगर्स, बैगर यहाँ पर बकारी को नहीं कहा गया, मासूम को कहा गया है कि डिसेंट और मासूम से लग रहे हैं। बट एज अ मॉब, लेकिन जब वो मॉब यानी कि 500 की तादाद में इकट्ठे नजर आ रहे थे, जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल, वो बड़े बेरहम, इम्प्लेकेबल, संगदिल, तो वो बड़े बेरहम और संगदिल नजर आ रहे थे मजमूई तौर पर। लेकिन अकेले अकेले अगर उनको देखें तो लगता था कि ये डिसेंट और मासूम से लड़के हैं, लेकिन मजमे में वो बड़े चिप्स को खौफनाक नजर आए। नेक्स्ट पेज। द बॉयज वर इम्प्लेकेबल इन मॉब्स। हजूम में, मजमे की शक्ल में 500 की तादाद में वो बड़े इम्प्लेकेबल नजर आ रहे थे, यानी कि बड़े बेरहम, संगदिल, अनफॉरगिविंग, क्रूअल, पिटीलेस, मर्सीलेस। ब्रोकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन। ब्रोकफील्ड एक पुराना अदारा है, फाउंडेशन, ये लाइन चैप्टर 1 में आई है। राइटर ने बताया कि ब्रोकफील्ड स्कूल एक पुराना स्कूल है। तो फाउंडेशन यहाँ पर किसको कहेंगे? इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, या बिल्डिंग को। स्कूल को भी आ सकता है। ब्रोकफील्ड इज एन ओल्ड स्कूल। एट द बिगिनिंग चिप्स डिसिप्लिन वॉज नॉट रिलायबल। शुरू में चिप्स का जो डिसिप्लिन था वो काबिल भरोसा नहीं था। शुरू में जब वो मेलबरी स्कूल में गया था तो उसका डिसिप्लिन रिलायबल नहीं था, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी या क्रेडिबल। वेथरबी हिमसेल्फ वॉज फादरली एंड courteous. वेथरबी जो हेड मास्टर था जिसने चिप्स का इंटरव्यू किया था वो फादरली बाप जैसी मोहब्बत, शफीक इंसान था, एंड courteous बड़ा शाइस्ता था, पोलाइट था। courteous के सिनोनिम में पोलाइट, considerate, civilized, well mannered. Chip's voice had a good deal of sprightliness in it. चिप्स की आवाज में काफी, a good deal of मतलब काफी जिंदा दिली थी। शादी के बाद की बात है, शादी से पहले वो ड्राई सॉर्ट ऑफ पर्सन था, लेकिन कैथरीन से शादी के बाद कैथरीन ने उसको ऐसी ऐसी नसीहतें की और ऐसे ऐसे मशवरे और टिप्स दी, उस पर अमल किया और उसमें एक जिंदा दिल इंसान आ गया। स्प्राइटलीनेस, लाइवलीनेस या चेयरफुलनेस।
ही हैड बीन देयर फॉर मोर देन अ डिकेड। ये लाइन बता रही है कि मिस्टर चिप्स मिसिस विकेट के घर किराए के कमरे में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया रह रहा था। तो डिकेड कहते हैं 10 ईयर्स। ही वॉज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन एज टॉडलिंग चाइल्ड। चिप्स को वो वक्त याद था कि जब उसको ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया। मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लैंड में रियल में 1851 में 1851 में ये सनती नुमाइश हुई थी। तो चिप्स उस वक्त तकरीबन 3 साल का था। तो वो उसके माँ बाप उसको उस नुमाइश पर लेकर गए थे और चिप्स को वो वक्त भी याद था। टॉडलिंग चाइल्ड, टॉडलिंग का मतलब होता है वैसे डगमगाना, लड़खड़ाना, यानी कि चलते हुए जो चाल है वो आपकी ऑकवर्ड सी हो। तो जब बच्चा छोटा होता है वो गिरता पड़ता भी है, ठोकरें भी खाता है और उसकी चाल भी थोड़ी सी बेढंगी होती है जब वो नया नया चलना शुरू करता है। तो वैसे तो टॉडलिंग का मतलब है स्टैकरिंग, वॉबलिंग या टॉटरिंग, लेकिन पेपर में समाल भी आ सकता है। टॉडलिंग चाइल्ड छोटा सा बच्चा, जब वो छोटा सा बच्चा था तो उसको ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया था। चिप्स रिमेन्ड रेगज एट मेलबरी। रेगज का मतलब होता है तंग करना, सताना, परेशान करना। मेलबरी जो स्कूल था, चिप्स ने वहाँ 1 साल जॉब की और चिप्स को वहाँ पर बहुत तंग किया गया। इसका है एंक्शियस एंड टायर्ड, डिस्टर्ब, अनईजी या टीज्ड। द ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडो। ये लेसन के एंड पर लाइन आई है, चैप्टर 1 के एंड पर, कि राइटर बता रहा है कि जब मौसम खज़ा की तेज़ हवाएं, गेल्स कहते हैं तेज़ हवाएं, उसके कमरे की खिड़की से टकराती थी तो वो सोचों में गुम, अपनी बीवी की सोचों में गुम और ब्रोकफील्ड स्कूल में जो टाइम गुजरा उस सोचों में गुम। कभी कभी वो मुस्कुरा देता था, कोई वाक़या याद आ जाना, और कभी आंखों में आंसू आ जाने। तो वो खुशी और गमी की कैफियत में उसकी आंखों में आंसू आ जाते जब कभी मौसम खज़ा की तेज़ हवाएं खिड़की से टकराती। तो गेल्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टॉर्म या टेम्पेस्ट। लास्ट है द फर्स्ट कॉली कुड नॉट ग्रेस अबलेटिव एब्सोल्यूट। अबलेटिव एब्सोल्यूट ये ग्रामर है, लतीनी ज़बान में ग्रामर के कुछ रूल्स थे उस ज़माने में। यानी कि आप कह लें कि ये सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस में जो फ़र्क होता है उसको अबलेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ग्रेस का मतलब समझना। चिप्स को याद था कि वो जो कॉली था ना, जिस बच्चे ने उसकी पहली क्लास में शरारत की थी, चिप्स को याद था कि शरारतों में तो वो बड़ा तेज़ था, लेकिन उसको ग्रामर के रूल बिल्कुल नहीं आते थे जब तक वो स्कूल में रहा। तो ग्रेस का मतलब समझना, अंडरस्टैंड या कम्प्रीहेंड। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम ख़त्म हो गए, यही आपने करने हैं, इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे। ख़ास तौर पर रेड वाले, पहला अटैक तो रेड वालों पर करना है, तो उसके बाद जो रेड नहीं किए गए वो भी देख लेने हैं, लेकिन पहला अटैक आपने रेड वाले जो सिनोनिम्स हैं उन पर करना है। तो चलिए अब लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके जो आंसर हैं वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। बेटा ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 11 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से कोई 8 करने होते हैं नावल में से। तो ये जो मैंने रेड किए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छोड़ने दूसरे भी नहीं है, लेकिन पहला अटैक आपने इन क्वेश्चंस पर करना है। पहला क्वेश्चन है हु वॉज कॉली एंड वाई डिड चिप्स पनिश हिम। कॉली कौन था और चिप्स ने उसको सजा क्यों दी। कॉली वॉज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एट ब्रोकफील्ड। ब्रोकफील्ड स्कूल में वो चिप्स का एक पुराना स्टूडेंट था। ही वॉज द फर्स्ट बॉय हु वॉज पनिश्ड बाय चिप्स। वो पहला लड़का था जिसको चिप्स ने सजा दी थी। ही मेड मिसचीफ इन चिप्स फर्स्ट क्लास। उसने चिप्स की पहली क्लास में जो ब्रोकफील्ड स्कूल में थी उसने शरारत की थी। कॉली ड्रॉप द डेस्क लिड। उसने डेस्क का जो कवर था ना वो उठाकर नीचे फेंका, शरारत करने के लिए कि नए टीचर आए हैं इनको तंग करते हैं। ये देखें ऊपर पिक्चर, इस तरह का डेस्क होता है जैसा लैपटॉप होता है, उसका कवर उठता है और फिर बंद हो जाता है। इस तरह कॉली ने शरारत करने के लिए ज़ोर से ये नीचे मारा ताकि चिप्स को तंग करे।
Chips punished him to write 100 lines because he tried to create disturbance in the class. चिप्स ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसको सजा दी कि आओ भाई ज़रा वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे 100 लाइंस लिखो और लिखते ही रहो। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डे ऑफ मिस्टर चिप्स इंटरव्यू एट ब्रोकफील्ड। ब्रोकफील्ड स्कूल में जिस दिन चिप्स इंटरव्यू देने आया था उस दिन पर ज़रा नोट लिखें। इसका जवाब है, इट वॉज अ प्लेजेंट एंड सनी डे ऑफ जुलाई। जुलाई का एक बड़ा खुशगवार और सनी डे था, धूप निकली हुई थी। द एयर वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स सेंट्स, फजा में फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। एंड द फ्लिक फ्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द फील्ड कुड बी हर्ड। फ्लिक फ्लॉक कहते हैं बैट से गेंद टकराने की आवाज़। तो चिप्स जब इंटरव्यू देने आया था तो ब्रोकफील्ड स्कूल की ग्राउंड में ब्रोकफील्ड स्कूल का मैच हो रहा था बार्नहर्स्ट की स्कूल की टीम से, तो चिप्स ने वो थोड़ा सा मैच भी इंजॉय किया। देयर वाज अ क्रिकेट मैच बिटवीन ब्रोकफील्ड एंड बार्नहर्स्ट। ब्रोकफील्ड और बार्नहर्स्ट दोनों स्कूल्स के नेम हैं, उनके दरमियान एक मैच हो रहा था। अ फैट बॉय ऑफ बार्नहर्स्ट मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी अगेंस्ट ब्रोकफील्ड। बार्नहर्स्ट स्कूल का एक मोटा सा लड़का था, उसने ब्रोकफील्ड स्कूल के खिलाफ बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई थी। तो चिप्स को वो दिन याद था कि इंटरव्यू वाले दिन मैच भी हो रहा था ब्रोकफील्ड स्कूल की ग्राउंड में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड वेथरबी गेव टू चिप्स एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉब इंटरव्यू के वक्त जो वेथरबी हेड मास्टर था उसने चिप्स को क्या नसीहत की थी? He advised Mr. Chips to give his enthusiasm to Brookfield. उसने नसीहत की चिप्स को कि ब्रोकफील्ड स्कूल को अपना जोशो जज्बा देना। इंथुजियाज्म का मतलब जोशो खरोश। इन ऑर्डर टू गेन समथिंग इन रिटर्न, और इसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा। यानी कि ब्रोकफील्ड स्कूल के लिए मेहनत करो तो ब्रोकफील्ड स्कूल भी तुम्हें मेहनत का सिला देगा। He also advised him to not to let anyone play tricks with him. उसने ये भी नसीहत की कि किसी को अपने साथ प्ले ट्रिक्स चालाकियाँ ना करने देना किसी स्टूडेंट्स को। एंड टू टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरू से ही फर्म एटीट्यूड रखना, सख्त रवैया रखना स्टूडेंट्स के साथ, किसी को ज़्यादा ढील ना देना। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रोकफील्ड। ब्रोकफील्ड स्कूल में जो उसने पहली क्लास ली थी, मिस्टर चिप्स का वो जो एक्सपीरियंस था पहली क्लास लेने का, उसको ज़रा बयान करें। जवाब, चिप्स रिमेंबर्ड ऑफ टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रोकफील्ड स्कूल। ब्रोकफील्ड स्कूल में चिप्स को अपनी पहली क्लास लेना याद था। द बिग हॉल वॉज फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस। हॉल फुल था और वो लस्टी, हट्टे कट्टे, मोटे ताजे, स्ट्रॉन्ग बारबेरियन वैश्यों से भरा हुआ था। चिप्स को वो जंगली वैश्य लग रहे थे। अबाउट 500 स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर। तकरीबन उस हाल में 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स वर नॉटी एंड अनसिविलाइज्ड। स्टूडेंट शरारती थे और अनसिविलाइज्ड, रूड थे, बदतमीज थे। देयर फेवरेट स्पोर्ट वाज टू टीच देयर न्यू टीचर्स। उनका फेवरेट स्पोर्ट था, पसंदीदा खेल, कि नए टीचरों को बस तंग करना है। That is why चिप्स was nervous and confused. यही वजह थी कि चिप्स नर्वस था और कंफ्यूज था पहली क्लास के दिन। He assumed a scowl to cover his inward nervousness. उसने अपनी अंदरूनी घबराहट छुपाने के लिए, कवर छुपाना, इनवर्ड नर्वसनेस, अंदरूनी घबराहट, उसने अपनी अंदरूनी घबराहट छुपाने के लिए assumed a scowl, एक तेवरी चढ़ाई, माथे पर बल डालना, यानी कि गुस्से से देखना। उसने स्टूडेंट की तरफ गुस्से से देखा कि बेटा मुझे इजी ना लेना, मैंने बिजी कर देना। नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ मैन वेथरबी वाज। वेथरबी किस तरह का इंसान था, वो जो हेड मास्टर था जिसने चिप्स का इंटरव्यू किया था। वेथरबी वाज द हेड मास्टर ऑफ ब्रोकफील्ड स्कूल हु टुक चिप्स जॉब इंटरव्यू। वेथरबी ब्रोकफील्ड स्कूल का हेड मास्टर था जिसने चिप्स का जॉब इंटरव्यू लिया था। ही वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस। वो बहुत
नरम दिल, फादरली, बाप जैसा रवैया रखने वाला, एंड कर्टियस, और बहुत शाइस्ता था। ही बिहेव्ड वेरी वेल विद मिस्टर चिप्स, उसने मिस्टर चिप्स के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। एंड गेव हिम सम पीसेस ऑफ एडवाइस, और उसको कुछ नसीहतें भी की। नंबर 6, हु वॉज डॉक्टर मैरीवेल एंड व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स हेल्थ? डॉक्टर मैरीवेल कौन था और उसने चिप्स की सेहत के बारे में क्या कहा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रेड किया हुआ है। आंसर, मैरीवेल वॉज चिप्स फैमिली डॉक्टर एंड फ्रेंड, वो चिप्स का फैमिली डॉक्टर और फ्रेंड था। He visited चिप्स एवरी फोर्टनाइट, वो हर 2 हफ्ते के बाद चिप्स के घर आता था। फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्ते। He often said to Chips that there was nothing serious matter with him but the old age. वो अक्सर चिप्स को कहा करता था कि तुम्हारे साथ कोई सीरियस मैटर नहीं है, कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बस बुढ़ापा ही है। एंड ही वुड हैव अ नेचुरल डेथ, और चिप्स को कहा करता था कि तुम्हारी नेचुरल डेथ होगी, किसी बीमारी से तुम नहीं मरोगे। ही यूज्ड टू से, माय डियर फेलो यू आर फिटर देन आई, वो कहा करता था, यानी कि डॉक्टर चिप्स से कहा करता था कि मेरे प्यारे दोस्त तुम मुझसे ज़्यादा फिटर हो, मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विक्ट हाउस? मिस्टर चिप्स जब मिसेस विक्ट के घर रहता था रिटायरमेंट के बाद, वो तो टाइम का अंदाज़ा कैसे लगाया करता था? आंसर, चिप्स स्पेंट ऑलमोस्ट 45 ईयर्स इन ब्रोकफील्ड स्कूल, चिप्स ने तकरीबन 45 साल ब्रोकफील्ड स्कूल में गुजारे। इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही वॉज हैबिचुअल ऑफ स्कूल रूटीन, रिटायरमेंट के बाद भी वो स्कूल रूटीन का आदी हो चुका था। हैबिचुअल, आदी हो जाना। द बेल्स ऑफ डिनर, कॉल ओवर, प्रेप एंड लाइट्स आउट वर साउंडेड टू हिम, स्कूल के सामने ही घर था तो स्कूल में बेल्स होती थी, डिनर की बेल्स होने कि आओ बच्चों डिनर कर लो, कॉल ओवर हाजिरी की, प्रेप बच्चों को इकट्ठा करना, लाइन पे लगाना, एंड लाइट्स आउट, और जब बत्तियां बुझानी होती थी कि अब सोने का टाइम हो गया, इन सब की बेल्स होती थी और चिप्स को वो सुनाई देती थी, स्कूल के सामने ही घर था। That is why Chips measures his time by the signal of the past, just like sea captain. यही वजह है कि चिप्स जो टाइम का अंदाज़ा लगाता था बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के सिग्नल से। माजी के सिग्नल से क्या मुराद? ब्रोकफील्ड स्कूल में उसका माजी गुजरा है, और वो जो बेल्स होती थी, जो सिग्नल्स होते थे कि अगला पीरियड हो गया है, या हाजिरी का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, लाइट्स आउट का टाइम हो गया, तो ये सिग्नल ऑफ द पास्ट, ये जो माजी की जो बेल्स थी जो स्कूल में जब तक उसने जॉब की, ये बेल्स की रूटीन का वो आदी हो गया था, और रिटायरमेंट के बाद भी उसने अपना टाइम टेबल स्कूल की बेल्स के मुताबिक ही रखा हुआ था। जस्ट लाइक अ सी कैप्टन, बिल्कुल एक समुद्री कैप्टन की तरह, यानी कि जो शिप्स चलाते हैं समंदर में, जो बहरी जहाज चलाते हैं, वो भी बेल्स से टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। 16वीं या 17वीं सदी में शिप्स में टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाज का कप्तान और जहाज का अमला, वहाँ पर भी शिप्स पर भी बेल्स बजती थी, तो हर आधे घंटे बाद बेल होती थी, तो 4-4 घंटे की ड्यूटी होती थी शिप्स पर पुराने वक्तों में, अब भी शायद होती हो, तो पुराने वक्तों में 4-4 घंटे की ड्यूटी होती थी, तो उस 4 घंटे के बाद दूसरा अमला आ जाता था, पहला अमला रेस्ट के लिए चला जाता था, तो हर आधे घंटे बाद बेल होती थी। तो मसलन जब 8 बेल्स हो जाती थी, इसका मतलब है 4 घंटे गुजर गए थे, ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर जो स्टाफ था वो रिप्लेस हो जाता था, और दूसरा स्टाफ जो ड्यूटी कर रहा होता था वो रेस्ट के लिए चला जाता था। तो चिप्स ने भी स्कूल की बेल्स को ही अपनी रूटीन बनाई हुई थी। He was passing his time according to the bells of Brookfield School. वो ब्रुकफील्ड स्कूल की बेल्स के मुताबिक अपना टाइम गुजार रहा था कि ये बेल हो गई है, तो वो मिसेस विक को कहता था कि जब अगली बेल हो जाएगी तो मुझे चाय दे देना, जब अगली बेल हो जाएगी तो मुझे अखबार दे देना,
जब लास्ट बेल होगी तो मुझे बता देना, मैंने चर्च के लिए, इबादत के लिए जाना है, इस तरह। नंबर 8, वेयर डिड चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट? चिप्स रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहता था? आफ्टर रिटायरमेंट चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट हाउस। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर रहता था, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। सड़क पार करके बिल्कुल स्कूल के सामने घर था। मिसेस विकेट वाज चिप्स लैंड लेडी, वो उसकी मालकन थी। लैंड लेडी से मुराद घर की मालकन थी और रेंट पर एक कमरा चिप्स को दिया हुआ था। Who had also worked in ब्रोकफील्ड स्कूल, वो भी ब्रोकफील्ड स्कूल में काम कर चुकी थी एज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम के इंचार्ज के तौर पर। ये देखिए ऊपर पिक्चर लगी हुई है, ये देखें, ये ऊपर पिक्चर लगी हुई है। तो ये स्कूल में लॉन्ड्री कह लें इसको, कि बच्चों के कपड़े या बेड शीट्स, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था, बच्चे वहीं पे रहते थे, खाते पीते थे, सोते थे। तो ये यहाँ पर बच्चों की बेड शीट और कपड़े जो हैं धुल कर आते थे और फिर वो बच्चे वहाँ से ले जाते थे। तो ये लिनन रूम की इंचार्ज थी स्कूल में। नंबर 9, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स लीव मेलबरी पब्लिक स्कूल? चिप्स ने मेलबरी पब्लिक स्कूल क्यों छोड़ा? चिप्स taught at Melbury only for 1 year. सिर्फ 1 साल उसने मेलबरी स्कूल में पढ़ाया। He did not like that school because he was ridiculed and teased there by the students. उसको वो स्कूल पसंद ना आया क्योंकि वहाँ पर उसका मजाक उड़ाया गया। रेडिक्यूल्ड मजाक उड़ाना, टीज तंग करना। स्टूडेंट ने उसका मजाक उड़ाया और तंग किया। वो 1 साल बाद उसने वो स्कूल छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय? मिस्टर चिप्स किस तरह की नींद लेता था या उसको नींद किस तरह की आती थी? आंसर, ही एंजॉयड अ साउंड एंड पीसफुल स्लीप। वो बड़ी गहरी और बड़ी पीसफुल स्लीप लेता था, गहरी नींद उसको आती थी। इट एडेड टू हिज विजन, इट नींद को कहा गया, नींद उसके ख्वाबों में इजाफा कर देती। क्या मतलब? ये जागते हुए भी ख्वाबों ख्यालों में, सोचों में खोया रहता था, अपनी बीवी के ख्वाब देखता था जागती आंखों से। सोचना यानी कि ख्वाब देखना। और ब्रुकफील्ड स्कूल में जो टाइम गुजरा है वो इसकी आंखों के सामने आते रहते थे, यानी कि जागते हुए भी ख्वाब देखता था। और लिखा हुआ है इट एडेड टू हिज विजन, यानी कि नींद उसके ख्वाबों में इजाफा कर देती, यानी कि जागते हुए सोचना और फिर वही सोच उसके ख्वाब में आ जाती। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग डिटेक्टिव नॉवेल्स, वो जासूसी नावल पढ़ने का बड़ा शौकीन था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, डिटेक्टिव नावल जासूसी नावल। बिफोर स्लीपिंग ही यूज्ड टू रीड अ डिटेक्टिव नॉवेल्स, सोने से पहले उसकी आदत थी कि वो जासूसी नावल पढ़ा करता था सोने से पहले। ही हार्डली रेड ओनली अ पेज ऑफ इट, वो मुश्किल से एक सफ़ा ही पढ़ता था। बट स्लीप केम टू हिम स्विफ्टली एंड पीसफुली, लेकिन स्विफ्टली मतलब तेज़ी से, फ़ौरन उसको फ़ौरन नींद आ जाती और बड़ी पीसफुल उसको नींद आती। यानी कि नावल शुरू किया है, अभी 1 सफ़ा ही पढ़ा है और जी नींद की वादी में चला जाता था। बड़ी इसको साउंड और बड़ी पीसफुल स्लीप आती थी। तो बेटा चैप्टर 1 का इख्तिताम हुआ यहाँ पर। तो ये चैप्टर 1 थोड़ा सा वीडियो लेक्चर इसका लेंथी हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसका इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी लेक्चर के शुरू में डेट्स जो थी वो डिस्कस की, इम्पोर्टेंट इवेंट्स डिस्कस किए, और जो कैथरीन और चिप्स का करैक्टर है उसके मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया। अगले लेक्चर 30 या 35 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर और उसके इम्पोर्टेंट वर्ड सिनोनिम। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड बाय बाय।